Hello children of 11th and 12th class, you are welcome in the Brain Shapers. Today we are taking the fourth lecture of calculus, a very important subject, very important topic you can say. देखिए हम ले रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन. रेडियस ऑफ ए बबल. कई लोग ऐसा पाइप लेके और उसमें साबुन का बुलबुला बनाते हैं, यहां से हवा फूंक कर, और ये बुलबुला बड़ा होता जाता है, स्फीयर होता है. तो ये बुलबुले का जो रेडियस है ये बढ़ रहा है क्योंकि यहां से कोई फूंक रहा है. तो रेडियस ऑफ ए बबल इज चेंजिंग at 2 मिलीमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 2 मिलीमीटर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है. टेल एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब अंदर का वॉल्यूम इज चेंजिंग एट द टाइम व्हेन रेडियस वाज 11 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर. तो रेडियस बढ़ रहा है तो उसका एरिया भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. तो रेडियस इज राइजिंग एट 2 मिलीमीटर पर सेकेंड. देन एट व्हाट रेट द वॉल्यूम इज राइजिंग एंड एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज राइजिंग. स्पेशली व्हेन द रेडियस वाज 10 मिलीमीटर इन द पेस इन द कोर्स ऑफ राइजिंग. बढ़ते बढ़ते जब रेडियस 10 मिलीमीटर था उस वक्त वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा था और एरिया कैसे बढ़ रही थी. देखिए वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा, एरिया कैसे बढ़ रही, ये डिपेंड करता है कि रेडियस कैसे बढ़ रहा. और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रेडियस कितना है, मतलब रेडियस कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है. इतना ही नहीं, कितना है वो, क्योंकि कौन कितना बढ़ रहा है इतने भर से बात पूरी पकड़ में नहीं आती. उस वक्त बढ़ते बढ़ते था कितना, ये भी इंपॉर्टेंट है. अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों. आइए इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप ये सारी बातों की बारीकी जान जाएंगे और आप ये भी जान जाएंगे कि इस क्वेश्चन को करने में कैलकुलस क्यों काम आ रहा है. देखिए हमें निकालना है सरफेस एरिया. तो इसका जो सरफेस एरिया है अगर हम उसे ए कहें तो आपको पता होगा कि एरिया होगा 8 पाई आर स्क्वायर. एक्चुअली स्फीयर का रेडियस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन स्फीयर का जो ये बाहर वाला एरिया होता है, क्योंकि बबल हॉलो होता है तो बबल के बाहर ही एरिया नहीं होता, अंदर भी एरिया होता है अंदर. तो इसलिए हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर बाहर वाला और 4 पाई स्क्वायर अंदर वाला, क्योंकि अंदर का रेडियस बाहर का रेडियस लगभग बराबर ही तो होता है क्योंकि बबल इतना पतला होता है, इसलिए 8 पाई आर स्क्वायर. अब आइए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. ए इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर. तो अपन यहाँ डी लगा देते हैं, यहाँ भी डी लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी टी, यहाँ भी लिख देते हैं डी टी. तो डी ए मतलब चेंज इन एरिया अपॉन डी टी चेंज इन टाइम. टी यहाँ टाइम है, मीन्स चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ एरिया कैसे चेंज हो रहा है यही तो निकालना था. एट व्हाट रेट एरिया इज चेंजिंग, मतलब ये निकालना है. तो इसको देखें आगे, तो पाई बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है 8 पाई, कांस्टेंट नंबर बाहर चले जाएंगे, डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी. इसको और आगे बढ़ाएं, 8 पाई डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी. आप याद करिए इस तरह से होता है क्योंकि डी आर स्क्वायर, आर चेंज हो रहा है, वेरिएबल है,
तो उसको हम डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, उसको हम आर के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। इसलिए हम लगाएंगे फंक्शन द फंक्शन, यहां एक डी आर लगा देंगे और यहां भी एक डी आर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, यानी चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इज नथिंग बट 8 पाई। और ये देखिए आप यहाँ फार्मूला लग जाएगा डी एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो जैसे यहां x है और यहां भी x है, वैसे यहां r और r है, जैसे यहां n है वैसे यहां 2 है, तो ये हो जाता है n बोले तो 2, और फिर हो जाएगा x n r पावर 2 माइनस 1 n माइनस 1 फार्मूला इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां बता रहा हूं मैं डी ए बाई डी टी, ये हो गया 16 पाई आर और डी आर बाई डी टी। देखिए डी आर बाई डी टी क्या है, चेंज इन रेडियस अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज चेंज ऑफ रेडियस पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, जो कि अपने को दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज कितना 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी हम बता रहे थे आपको, तो वो 2 दिया हुआ है, तो डी ए बाई डी टी जो है वो डिपेंड करेगा, और रेडियस पे भी तो मैंने पूछा था जब रेडियस 10 है, यानी डी ए बाई डी टी जो है वो डी आर बाई डी टी पर डिपेंड करेगा और आर पे भी करेगा। तो जिस वक्त आर 10 है, मतलब यहाँ 10 रख दें और डी आर बाई डी टी हो गया 2, तो डी ए बाई डी टी आ गया, ये 160 हो गया और 2 दा 320 पाई, और यूनिट हो जाएगी एरिया, चेंज इन एरिया दैट इज मिलीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम सेकेंड। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैसे एरिया चेंज होगी। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 2 लेयर होती है फिर भी वॉल्यूम वही रहेगा जो वॉल्यूम का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा dV बाई डी आर डी टी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो निकालना था, इज इक्वल टू डी बाई डी टी 4 पाई आर क्यूब बाई 3। हमने क्या किया, दोनों तरफ डी बाई डी टी लगा दिया। तो ये हो जाएगा dV बाई डी टी 4 पाई बाई 3 बाहर निकल आएगा और अंदर बचा डी आर क्यूब बाई डी टी। तो ये आ गया 4 पाई बाई 3, और डी आर क्यूब बाई डी टी को क्या करेंगे, इसमें ये फार्मूला नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहां आर है, एक्स की जगह आर है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस एक्स की जगह आर क्यों नहीं है, यहां भी होना चाहिए, तभी फार्मूला लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, डी आर क्यूब अपॉन डी आर, हम यहाँ एक डी आर पैदा कर लेते हैं और जो डी आर हमने यहाँ पैदा किया वो यहाँ भी लिख देते हैं, अपॉन डी टी को यहाँ जाने देते हैं। तो डी बाई डी टी आ जाएगा 4 पाई बाई 3, और इसके लिए फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, वही फार्मूला लगेगा, और इंटू डी आर बाई डी टी। तो आप देख रहे हैं ये 3 कट जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम विल डिपेंड ऑन द चेंज इन रेडियस अपॉन टाइम एंड ऑल्सो आर। तो वैल्यू पुट कर दें,
तो dv बाई dt पूछा गया था कितना होगा, तो 4 पाई 3 कट ही गया है, r जब कि 10 था तो 10 का स्क्वायर और dr बाई dt 2 था, तो ये 100 हो गया, 100 400 और 2 था 800 पाई, तो ये आंसर आ गया 800 पाई। और यूनिट क्या हो जाएगी, ये चेंज इन वॉल्यूम है, इसकी यूनिट वही होगी जो वॉल्यूम की होगी, कितनी, मिलीमीटर क्यूब। जब मिलीमीटर में रेडियस है तो वॉल्यूम मिलीमीटर क्यूब में होगा, अपॉन टाइम सेकेंड। तो ये अपना दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का पहला आंसर 320 पाई और दूसरा 800 पाई। इन बातों को आप याद रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, such questions can also be solved by calculus, and that's why I told you the calculus is a branch which studies the relationship between variables। तो टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रहा है, तो रेडियस के अनुसार वॉल्यूम और एरिया भी चेंज होंगे। तो कैसे चेंज होगा, आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पे जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंस के ऊपर हम सवाल लगा रहे हैं कैलकुलस की सहायता से। अब हम एक चीज लेते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx, ये अक्सर ही क्वेश्चन आता है। तो मान लेते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x की हर वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू होगी। यही डेफिनेशन है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? फंक्शन y इज अ फंक्शन, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, then for each and every value of x there must be a unique value of y। तो x की वैल्यू हम बदलते जाएंगे, y बदलता जाएगा या बदल सकता है। तो हम दोनों के बीच एक ग्राफ खींच लें, यहां हम x ले लें, यहां y ले लें और एक ग्राफ खींच लें। मान लीजिए ग्राफ इस तरह का आ गया, ऐसे चेंज हो रहा है। अब इसका कोई पॉइंट ले ले, जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख दे P और इसका कोऑर्डिनेट है x y। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहां और यहां, तो जैसा कि इसका कोऑर्डिनेट है x y, तो मतलब ये x है और ये y है। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं P से आगे, जैसे ये पॉइंट ले लिया Q, और उसके कोऑर्डिनेट x से थोड़े अलग होंगे, y से भी अलग होंगे। तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। यहां से भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो ये x प्लस डेल्टा x है और ये y प्लस डेल्टा y है, मतलब ये और x ये है। तो अगर ये x है और ये x प्लस डेल्टा x है, तो यानी ये डेल्टा x है। और इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो अगर ये y है तो ये भी y है, तो ये फिर डेल्टा y है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, P से Q को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं सीधे। ये लाइन क्या कर रही है? इट इज ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन ए कर्व, सो सच लाइन इज कॉल्ड सेकेंड। इसको सेकेंड बोलते हैं, ये लाइन सेकेंड कहलाती है, सेकेंड PQ। कोई भी कर्व है उसके अगर 2 पॉइंट को आप मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है वो कहलाती है सेकेंड, विच टचेस द होल कर्व एट 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है, केवल एक पॉइंट, तो दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट बोलते हैं उसको,
स्पर्श रेखा, और इसको बोलते हैं सेकंड यानी छेदक रेखा। इसको बोलते हैं सेकंड यानी छेदक रेखा, और इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट, और इसको सेकंड। ठीक है। ग्राफ इज प्लॉटेड between x and y. P and Q are points on the plot whose coordinates are x, y and x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, तो आइए निकालें tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्रायंगल को देखिए, ये परपेंडिकुलर डाला है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 है। तो परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट का नाम रख देते हैं m। तो QM बाई बेस, सॉरी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर QM अपॉन बेस PM। tan थीटा हम क्यों निकाल रहे हैं? ऐसे ही निकाल रहे हैं। तो QM डेल्टा y, PM मतलब ये यानी डेल्टा x। तो tan थीटा इज नथिंग बट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। व्हाट इज डेल्टा y? चेंज इन y। y की वैल्यू है इसका वो चेंज। जब हम p से q पे जाते हैं तो ये y चेंज होता है, x भी चेंज होता है। तो डेल्टा y इज चेंज इन y व्हेन वी गो फ्रॉम p टू q एंड डेल्टा x इज चेंज इन x एंड द रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x इज tan थीटा। मान लेते हैं कि Q इज क्लोज टू P। मान लीजिए Q जो है एकदम P के पास आ जाए। कैसे? ये Q पॉइंट धीरे धीरे कर्व के साथ साथ खिसकते हुए धीरे धीरे P की ओर आ जाए, या ऐसा भी कह सकते हैं आप कि मान लीजिए Q पॉइंट हमने P से इतना दूर ना लिया होता, शुरू से ही हमने Q पॉइंट जो है P के थोड़ा पास में ही लिया होता, तो काफी पास में अगर लेते, अगर Q यहां ना होके यहां होता तो उससे परपेंडिकुलर ऐसे डालते, तो ये जो डेल्टा x इतना है वो इतना होता, यानी काफी कम होता। और पास रहा होता तो डेल्टा x और कम रहा होता। तो अगर एकदम Q P पर रहा होता तो डेल्टा x कितना रहा होता कि तब डेल्टा x जो है वो 0 के पास रहा होता। और अगर ऐसा है कि डेल्टा x 0 के पास रहा होता, भाई Q अगर यहां है तो डेल्टा x इतना है, Q अगर यहां होता तो डेल्टा x इतना होगा। तो Q अगर एकदम P पे आ गया तो ये डेल्टा x चुक जाएगा। तो अगर डेल्टा x 0 की ओर बढ़ रहा है तो डेल्टा y बाई डेल्टा x ही आप याद करिए क्या होता है, dy बाई dx। आप याद करें डेफिनेशन ऑफ dy बाई dx, and we want to know the geometrical meaning of dy by dx, so we must remember the definition of dy upon dx। तो मैं आपको यहां बता दूं कि dy by dx की डेफिनेशन क्या है, याद दिलाने के लिए कि dy by dx is nothing but delta y by delta x with the condition limit that delta x tends to 0। तो डेल्टा y by डेल्टा x इस शर्त के साथ जब होगा तो dy by dx हो जाएगा, यानी तब जो tan थीटा होगा वो dy by dx ना हो करके जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो ऐसा तो है ही है, ये इसके इक्वल है, और जब ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो जाएगा। तो डेल्टा y by डेल्टा x की tan थीटा विच इज डेल्टा y by डेल्टा x
व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बिकम्स dy अपॉन dx, तब tan थीटा dy बाई dx बन जाएगा। tan थीटा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स होता है, लेकिन जब q p की ओर बढ़ेगा तो डेल्टा की ओर बढ़ेगा और तब tan थीटा dy बाई dx हो जाएगा। तो लीजिए यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। कोई पूछे व्हाट इज dy बाई dx? आंसर ज्योमेट्रिकली यू कैन से dy बाई dx इज नथिंग बट tan थीटा। अब tan थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx, तो आप कहेंगे कि dy अपॉन dx इज tan थीटा। अब कोई आपसे कह सकता है कि tan थीटा क्या, तो आप कहेंगे tan थीटा, थीटा का tan। कोई कहेगा कि ठीक है ये थीटा क्या है, तो आप कहेंगे थीटा इज द एंगल दिस सेकेंड लाइन मेक्स विथ दिस। अच्छा, ये अगर थीटा है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल काटती है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल काटे तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये भी होता है। तो ये दो लाइन पैरेलल है भाई, ये परपेंडिकुलर डाला है और ये परपेंडिकुलर होती ही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती ही है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन के दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर तीन परपेंडिकुलर डाले जाए तो आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ये थीटा है तो भी थीटा है। तो आप कहेंगे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल द सेकेंड मेक्स विथ एक्स एक्सिस। लेकिन सेकेंड नहीं, क्योंकि जब ऐसा हो गया था तो तब हुआ था जब ऐसा हो गया था, यानी क्यू पी पे आ गया था। तो जब क्यू पी पे आ गया था तो क्यू और पी एक ही पॉइंट हो गए थे, और इसका मतलब तब ये सेकेंड न रह के ये टेंजेंट हो गया था, क्योंकि दो जगह लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट पी एंड क्यू, और पी और क्यू जब एक ही पॉइंट हो गए तो लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट क्यू एंड क्यू, पी एंड पी मीन्स लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली, मीन्स इट इज टेंजेंट नॉट सेकेंड। तो आप कह सकते हैं कि dy बाई dx tan थीटा होता है जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड बन जाएगा, एंड एक्स एक्सिस। तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। वेयर इसके आगे की लाइन मैं यहां लिख रहा हूं, वेयर थीटा इज द एंगल टेंजेंट to the plot makes with x axis। अब कोई कहेगा टेंजेंट किस पे? टेंजेंट उस कर्व पे, किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पे dy बाई dx निकालना है। तो टेंजेंट टू द पॉइंट प्लॉट मेक्स विद x axis। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर हमारा एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है कि हमने एक सवाल आपको बताया था शुरू में, तो उसमें जो चेंज इन एरिया निकाला था हमने, वो चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वो कितना आया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना आया था? ऑप्शन 1 50 पाई, ऑप्शन 2 40 पाई, यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ही है सबकी, ऑप्शन सी 5 पाई, एंड ऑप्शन डी
सॉरी ABCD नहीं है, ऑप्शन 1 2 3 4 है। तो ऑप्शन 3 तक हो गया है, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, तो आप सही ऑप्शन को लगा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।